इस पुस्तक के पहले तीन अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। पहला जो है वो राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में पढ़ेंगे कि देश को एकता के सूत्र में बांधने की आवश्यकता कितनी अधिक थी जब देश में पार्टीशन यानी विभाजन हुआ। उसके अलावे कई सारे देसी रजवाड़े जो कि भारत संघ में मिलना नहीं चाहते थे, और उसके बाद भाषा के आधार पर नए राज्यों का पुनर्गठन, नए राज्यों की मांग, इन सभी मसलों को, इन सभी मुद्दों को कैसे हल किया हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, इस पर हम गौर करेंगे। उसके बाद दूसरा अध्याय है देश को बनाने के बाद लोकतंत्र को स्थापित करने का, यानी कि दूसरे अन्य नव उदित देशों की तरह जो अभी हाल फिलहाल में स्वतंत्र हुए थे, आज़ाद हुए थे, उनकी तरह हमने ऐसा नहीं किया कि लोकतंत्र को ताक पे रख दिया और पहले देश के विकास और दूसरे गतिविधियों में ध्यान दिया। हमारे नेताओं का कहना था कि लोकतंत्र को स्थापित करना ज़रूरी है। देश में हर एक समाज और संप्रदाय का अपना अपना मत होता है, व्यू होता है, उनको जगह मिलनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया। और इस संदर्भ में उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुनाव कराने का फैसला किया, जो भी लोकतांत्रिक तरीके होते हैं उसे अख्तियार करने की कोशिश की। और संविधान में हमारे उसका प्रावधान भी दिया हुआ है, जैसे कि चुनाव आयोग को क्या क्या करने और कराने का हक है, जैसे कि नाम सूची जिसमें कि मतदाताओं के नाम होंगे। फिर बड़े स्तर पे तैयारी कराई गई चुनाव के लिए, अलग अलग पार्टियों ने भाग लिया, निर्दलीय नेताओं ने भी भाग लिया जो किसी भी पार्टी में नहीं थे। फिर हम इस अध्याय में देखते हैं कि कैसे कांग्रेस पहले के सालों में, जब 1952 का जो साल होता है उस चुनाव से लेकर के अगले 3 चुनाव तक कैसे कांग्रेस की अब जीत बनी रहती है, एक पार्टी का प्रभुत्व बना रहता है कांग्रेस का। हालांकि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में इस एक पार्टी यानी कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति में थोड़ी सी भिन्नता थी। दूसरे देशों में जहाँ पे एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था और एक पार्टी का रूल था, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक पार्टी का रूल बताया गया था, जैसे कि चीन, क्यूबा और सीरिया जैसे देशों में। लेकिन हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम के होते हुए भी कांग्रेस एकमात्र पार्टी बनी रही, मतलब प्रभुत्व वाली पार्टी डोमिनेट करती रही, क्योंकि कांग्रेस को आज़ादी की लड़ाई में और एक्चुअली कांग्रेस की जो पृष्ठभूमि थी वो बहुत ही मजबूत थी, बहुत ही पुरानी पार्टी थी, और इसे इसे एक विरासत के तौर पे देखा जाता था। फिर दूसरे नए नए पार्टियों का भी उदय हुआ, नए क्षेत्रीय दलों का भी उद्भव हुआ बाद के सालों में। विपक्षी पार्टियों का उद्भव हुआ, स्वतंत्र पार्टी और तमाम तरह की पार्टियां बनी, और इस तरह से हम देखते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना सच में हुई, जहां पे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को बल मिलता है। हम कह सकते हैं कि असली मायनों में राजनीतिक लोकतांत्रिक स्थापना हो चुकी है। और हमारे नेताओं का मानना था कि राजनीति समस्याओं का घेरा नहीं बल्कि समस्याओं का निराकरण करने का एक तरीका हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन विचारधारा थी उनकी। तो और तीसरा जो अध्याय है वो नियोजित विकास की राजनीति है। जैसा कि हमने कहा कि तीसरा जो चुनौती था वो ये कि देश के तमाम सभी गरीब पिछड़े तबके के लोगों को भी देश की राजनीति में, देश की सत्ता में हिस्सा मिले और सही मायनों में लोकतंत्र की स्थापना हो। तो इसलिए हमारे नेताओं ने हमारे देश की शासन प्रणाली में समाजवादी सरकार को अपनाया गया, ना कि पूंजीवादी सरकार।
और समाजवादी में हालांकि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट अपनाया, जिसमें पूंजीवादी को भी जगह मिली, ऐसा नहीं कि पूंजीवादी को हटा दिया हमने, लेकिन सोशल वेलफेयर के लिए सरकार बनी। मेनली सरकार लोगों के लिए, जनता के लिए काम करेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बराबरी पर आधारित आर्थिक विकास को हमने बढ़ावा दिया। ये 3 अध्याय उसी पर आधारित थे। और ये उसके बाद